विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स कौन सा है, पढ़ के बताइए। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मेरे हिसाब से रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। वेलोसिटी में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा, और एक्सीलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों पैदा करेगा। सर पहला तो गलत बा। दूसरा देखा, चार्ज डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी, गलत है। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी, यही तो इनवेरिएंट नेचर है। अच्छा, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास, क्या है, कौन सा नशा करके ऑप्शन बना रहा था। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, लेकिन वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अलग है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग है, ये भी गलत है। ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, चार्ज करने पे बॉडी का मास बढ़ता है, नहीं। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो मास घटता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो मास घटता है, और निगेटिवली चार्ज करते हैं तो मास बढ़ता है। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जाएगा आपका पांचवा, सब गलत है मार, एक ऑप्शन तो सही बनाते। क्या आंसर जाएगा, सब गलत है मार, एक ऑप्शन तो सही बनाते, सारा चार्ज की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। समझ आया, समझ आया, समझ आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज 8 कूलम एंड -4 कूलम इज एफ। दो चार्ज बॉडी है, एक है 8 कूलम और एक है -4 कूलम, उन दोनों के बीच में फोर्स एफ लगा है, तो एफ कितना लग सकता है। सर डिस्टेंस नहीं दिया हो तो आर मान लेते हैं, तो फोर्स लगेगा के 8 चौक 32 बटा आर का होल स्क्वायर। समझ आ रहा, सर माइनस क्यों नहीं लिया, अरे स्केलर फॉर्म में माइनस नहीं लेते, बस माइनस ये डिसाइड करेगा दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इफ दे टच्ड एंड प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस, दोनों को टच करके सेम डिस्टेंस पर रख दिया। अब हमें तो नहीं पता वो बॉडी कैसी थी, जब नहीं पता तो हम आइडेंटिकल साइज का बॉडी मान लेंगे। तो जब टच करेंगे तो दोनों का सम क्या बचेगा, सर 8 - 4 बचेगा 4, और दोनों को आधा आधा कर दोगे तो 2 कूलम चार्ज बचेगा। तो फाइनल फोर्स हो जाएगा k × 2 × 2 बटा आर स्क्वायर, मतलब होगा 4k बटा आर स्क्वायर। तो कितना गुना फोर्स कम हो गया, 8 गुना फोर्स कम हो गया। कितना गुना फोर्स कम हुआ, 8 गुना फोर्स कम हुआ। क्या ऑप्शन लग रहा, दूसरा ऑप्शन लग रहा। क्या ऑप्शन लग रहा, दूसरा ऑप्शन लग रहा। कई बच्चों का जवाब है पांचवा। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता बे, ये दुख इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। जब तक आप जितोड़ मेहनत नहीं करेंगे और इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि भगवान को लगे कि यार यही लौंडा है जिसको डॉक्टर बनना चाहिए, यही लौंडा है, भगवान को शर्म आ जाए। अगर भगवान तुम्हें डॉक्टर ना बनाए तो भगवान को शर्म आ जाए, यार अगर मैंने इसको डॉक्टर नहीं बनाया, इसकी किस्मत में तो मैंने लिखा ही नहीं था कि डॉक्टर बने, लेकिन ये लौंडा तो बहुत मेहनत कर रहा है। भगवान शर्मा जाए तुम्हारी मेहनत को देख के, भगवान शर्मा जाए तुम्हारी मेहनत को देख के और बोले कि इस लौंडे को चलो डॉक्टर बनाओ, जो पुराना लिखा पोती है उसको काटो, इसको डॉक्टर बनाओ। और तुम कितने खराब हो, तुम्हारी शकल कितनी खराब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान इतने महान है कि उसने तो रावण को भी उसके डेडिकेशन, उसकी तपस्या से खुश होकर उसको आशीर्वाद दे दिया था। उनको पता था कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन फिर भी भगवान दिवस हो गए उसकी मेहनत और तपस्या को देख के, बोले कि नहीं ये रावण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो फिर तुम क्या चीज हो, तुम क्या चीज हो। जब रावण को मिल सकता है तपस्या से, उसकी इच्छा से वो जो कुछ भी कर सकता है, वो अमर हो सकता है, रावण जैसा इंसान, रावण जैसे इंसान को अगर भगवान अमर होने के लिए कह सकते हैं, तो तुम्हारा शकल कितना भी खराब हो, तुम बैगन जैसो, तुम्हारी बुद्धि एकदम निगेटिव हो, तुम चोमू हो, मंद बुद्धि हो, लेकिन तुम लगातार मेहनत करोगे, भगवान को एक दिन तुम्हारी मेहनत देख के शर्म आ जाएगा और बोलेगा यही लौंडा है जिसको डॉक्टर बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए दुख खत्म नहीं होता, दुख और बढ़ाओ, मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द टाइम टू क्रॉस द डिस्टेंस डी। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रख दिया, ठीक है, रख दिया, तो किसी डी डिस्टेंस को क्रॉस करने, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा, तो इस डी डिस्टेंस को क्रॉस करने में इसको टाइम लग रहा है टी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डी डिस्टेंस को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है टीपी। तो टी और टीपी में क्या रिलेशन होगा, नीट 2018 का सवाल है, ये नीट 2018 का सवाल है। तो बेटा देखो, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों पे फोर्स क्या लगेगा सर, सेम लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है। लेकिन एक्सीलरेशन देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा प्रोटॉन के एक्सीलरेशन से। तो ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा, दूसरा आंसर करेक्ट होगा। समझ आ रहा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कुछ लोग तीसरा दे रहे हैं, भाई साहब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम कैसे लग जाएगा यार, जिसका एक्सीलरेशन कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जिसका एक्सीलरेशन कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जोरदार। हम रामलाल हमको कुछ नहीं आता, हमको हम रामलाल कुछ नहीं आता, हमको नहीं आता तुमको, अरे सब आता है। चल सही ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट देखो, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r and 2r फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज से, कहां से बेटा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से r डिस्टेंस एंड 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बटा r, डिस्टेंस डबल करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आधा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2:1। हालांकि मेरे बताने से पहले आप जवाब दे रहे होंगे, चौथा इज योर सही आंसर, चौथा इज योर सही आंसर। ओ मेरे बेटे, मैंने कहा था, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। चलो देखो छठा सवाल, फाइंड एंगल ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। अच्छा, फ्रॉम एंगल ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से उस पॉइंट का एंगल बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या रहा, मैंने कहा था, मैंने कहा था, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ये कौन है, रिया, तुम मेरे से बात नहीं करोगी भाई साहब, अभी तुमको रिया याद आ रही है, तुमको बंदरिया भी नहीं मिलेगी। रिया तो छोड़, डॉक्टर बन जा तो कुछ चांस है। देख, भगवान का प्रसाद सब में बटता है और प्यार में एक बार सबका कटता है।
तो तेरा प्यार में कटे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब कटे जब तू कुछ बन जा, तो उससे कुछ फर्क ना पड़े। अगर तू पहले कटवा लेगा तो कहीं के लायक बचेगा नहीं तू। पता है सर दूसरा tan इनवर्स रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। मैंने क्लास में बताया था, अभी प्रूफ करूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आंसर होगा। क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज q जस्ट आउटसाइड द प्लेट। समझ सवाल। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट हैविंग चार्ज q, दोनों पर चार्ज क्या है? q, जस्ट आउटसाइड द प्लेट, जस्ट आउटसाइड द प्लेट, जस्ट आउटसाइड द प्लेट। एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिया। ठीक बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिया, दोनों पर चार्ज हमने रख दिया q एंड q। यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का रेशियो पूछा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा है ना बच्चे, याद रखिएगा। प्रूफ करके दिखाएं कि याद बा एक आंसर हो U1 is to 1। सर नहीं हम समझ में आ रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टिंग में, और नॉन कंडक्टिंग में होता है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल होता है मेरे बच्चे, बिल्कुल होता है। सिग्मा के टर्म्स में अगर पूछे दोनों की चार्ज डेंसिटी दी हुई हो तो याद रखना कंडक्टर के लिए होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टर के लिए होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम सही है। लेकिन चार्ज के टर्म्स में दिया हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q बटा 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये कह रहा है सर क्रेजी क्रेजी लड़की को खुश कैसे करे? अब तू अपने आप से पूछ ले, तू लड़की तो है, तो लड़की होकर भी तुम्हें नहीं पता कैसे खुश करते हैं अपने आप को। क्या पता नहीं बता पाएंगे? अरे बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? अरे नहीं बता पाएंगे, हम मकलूल है। ये चौथा ऑप्शन कौन दे रहा है? सौरभ गर्ग कह रहे हैं चौथा ऑप्शन दे रहे हैं। समझ आया? सर थर्ड क्वेश्चन समझ नहीं आया। पलक पांडे कह रही हैं कि सर थर्ड क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेचारी को थर्ड क्वेश्चन समझा दिया जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या है बेटा? अच्छा तेरा भी दुख खत्म नहीं हो रहा पलक पांडे? ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? मेहनत नहीं की है? चल बताता हूं। देखो बेटा, जब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 8 कूलम एंड -4 कूलम F दिया हुआ है तो फोर्स होगा K 8 गुना 4। सर माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखने से अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F दिया है। जब दोनों को टच करोगे ना तो मैंने तुम्हें फाइनल चार्ज का फॉर्मूला बताया है, पहले का रेडियस बटा दोनों के रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज होगा 8 - 4। जब कुछ ना दिया तो आइडेंटिकल बॉडी मान लो, आइडेंटिकल स्फीयर मान लो, तो इसका रेडियस r, यहाँ पे r 2r, तो ये हो जाएगा r बटा 2r इंटू 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 कूलम। r से r कटेगा, 4 बटा 2 2 कूलम। तो पहले बॉडी पे 2 कूलम, दूसरे बॉडी पे भी 2 कूलम। ठीक है, एकदम जहरीली बात करते हो तुम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, फटाफटी चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस कौन सा यूनिट सही है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सोच के बनाया गया, बहुत सोच के बनाया गया। देखते हैं आप हमारी सोच तक पहुंच पाते कि नहीं। जहर फैलाया करता हो, इतना जहर काहे फैलाया करते हो? जहर मत फैलाओ, सही से आंसर बताओ। जहर फैलाने वाले को मैं मार दूंगा। कोई जहर नहीं फैलाएगा, सही से आंसर बताओ, सही से आंसर बताओ। जहर नहीं फैलाओ। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तो देख भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर तुम पोटेंशियल के टर्म्स में निकालो -dV/dr होता है, तो वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है ही है। फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो न्यूटन पर कूलम भी है, और वोल्ट को तुम जूल पर कूलम लिख सकते हो। वोल्ट को क्या लिख सकते हो? जूल पर कूलम, तो जूल कूलम मीटर भी सही है। तो ऑल आर ठीक है, एमआर चौथा आंसर आएगा आपका, चौथा आंसर आएगा आपका। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलें। चलिए सवाल देखिए, बीच ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए सही ऑप्शन बताइए, गॉस लॉ के लिए सही ऑप्शन बताइए। Valid for any type of charge distribution, not always useful. Electric field due to all the charges outside or inside of a Gaussian surface. Electric field due to all the charges outside or inside of a Gaussian surface in the expression of Gauss law. पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं। Gauss law का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड इनसाइड दोनों चार्जेस के लिए होता है, दोनों चार्जेस के लिए होता है। चलो बताओ तो क्या आंसर लग रहा तुम्हें? वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है। नॉट ऑलवेज यूजफुल, हमेशा यूजफुल नहीं होता। वैलिड हमेशा होता है लेकिन यूजफुल हमेशा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इज आउटसाइड और इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमेशा सही रहता है। ठीक है, तो सब ठीक हुआ, चौथा आंसर हुई। चलो क्लियर है क्या? ये कौन है? कह रहा है सर सोच रहा हूं अब आपसे कोर्स करके टीचिंग करूंगा यूट्यूब पर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म ऑफ चीज करूंगा आपसे। अच्छा बाकी मैं खराब पढ़ाता हूं, इसको ब्लॉक मारो, ब्लॉक मारो, चलो इसको ब्लॉक मारो, आगे बढ़ो। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r and 2r फ्रॉम द इनफाइनाइट चार्ज शीट। बेटा ये सवाल है आईआईटी, गेस करोगे 2022 का। सर 2022 तो अभी चल रहा है, तो अभी अब सवाल आया है, ये जस्ट अभी 2 दिन पहले सवाल आया है। ये देखो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r and 2r फ्रॉम द इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट से r डिस्टेंस एंड 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? r and 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? चलो जल्दी बताओ, क्या लग रहा? r and 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? इसमें बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं, थर्ड जवाब दे रहे हैं, थर्ड जवाब दे रहे थे, लेकिन सही आंसर आपका है फर्स्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, मतलब स्टार मार्क नहीं, सही सही, ये गलत है। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, समझ आ रहा, समझ आ रहा, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, समझ आ रहा।
नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलिए अगला सवाल आपके सामने। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर फोर्स ऑन दैट चार्ज मस्ट बी जीरो, जहां पे उस पर फोर्स जीरो लगे। अब देखो बेटा अच्छे समझना, ये 25 क्यों है, सिंपल लिखा है मतलब पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है। तो छोटे चार्ज से एक्स डिस्टेंस इस बार बाहर आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या कोई भी चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आता है? अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर आता है, सेम नेचर का चार्ज हो तो न्यूट्रल पॉइंट अंदर आता है। क्लियर है? अब देखो एक्स बराबर होगा आर बटा रूट अंडर एन माइनस वन, बाहर जब आए तो माइनस वन, बीच में सेम नेचर के चार्ज के लिए प्लस वन, आर की वैल्यू 5। अब एन क्या लोगे? तो छोटे चार्ज जिससे आप देख रहे हो उससे ये कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा देखने के लिए उसको इससे डिवाइड कर दो, तो 25/9 आएगा, रूट अंडर 25/9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 बटा 5/3 माइनस 1। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2/3 बचेगा, ये क्या बचेगा 2/3, तो 3 ऊपर 15 बटा 2, 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर राइट ऑफ 9 क्यों हो जाएगा? यहां से पूछेगा तो 12.5 हो जाएगा। अगर तुमसे यहां से पूछता है, यहां से फ्रॉम 25 क्यू अगर पूछते, 25 क्यू पूछते तो आंसर होगा 12.5 मीटर। कैसे? तो 5 जोड़ तो 7 5 12 पॉइंट, 7 5 12। क्लियर है क्या? ठीक है, ये सवाल बहुत जोरदार बनाया मैंने, मजा आ जाएगा। ये मैट्रिक्स मैच का सवाल बनाया, नीट वाले भी करते हैं थोड़ी सी समझदारी और क्रिएटिविटी, तो हम नहीं दिखाएंगे क्या? हमने भी क्रिएटिविटी दिखाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए 4 ग्राफ बनाई, ध्यान से सुनिएगा, हमने भी क्रिएटिविटी दिखाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए 4 ग्राफ बनाई। ये चौथी ग्राफ है, ये पहली ग्राफ है, ये दूसरी ग्राफ है, ये तीसरी ग्राफ है, ये चौथी ग्राफ है, ठीक है। और 4 बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमने लिख लिया। अब तुम्हें इसके सामने इसका आंसर लिखना है, मैच कराना है कि कौन सा ग्राफ किस चार्ज बॉडी के लिए। चलिए आइए थोड़ा दिखाइए, अभी थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाइए, चलिए बताइए, चलिए बताइए। मुस्कान मेरा कैसे, पहले वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, क्लास के बाद मिलिए फिर करते हैं। सारा अभी हम एक्सप्लेन कर दे तो बाद के लिए कुछ बचा के रखें, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करूं यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है 25 बार, अभी भी छोटी छोटी चीजें बताता चलो तो हो गया। चलो बताओ सर मिक्स हो गया, कहां मिक्स हो गया भाई बकलोल? ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ है और ये चौथा ग्राफ है। तो यहाँ पे मैं लिखो पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा ग्राफ सही हो सकता है, लाइन चार्ज के लिए कौन सा हो सकता है, डाइपोल के लिए कौन सा हो सकता है, चार्ज शीट के लिए कौन सा हो सकता है, ये मैच कराओ बकलोल। एक कह रहा सर एक हमको आ रहा है बाकी नहीं बुझा रहा है, एक क्या आ रहा है सर, चार्ज शीट के लिए चौथा ग्राफ बनेगा, लॉक कर दो सर। अबे नंबर फिर भी मिलेंगे तुझे जीरो ही, सबको करेगा तब जाके 4 नंबर मिलेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको करेगा तब जाके कहीं तुमको 4 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा नंबर, सबको करेगा तब जाके कहीं तुम्हें 4 नंबर मिलेगा। जल्दी बताओ फटाफट, सीक्वेंस लिख दो ना, यहां से सीक्वेंस लिख दो, इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने सीक्वेंस लिख दो, 4 का 4। सुनो ध्यान से, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 1/r² होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, लाइन चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, डाइपोल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q होता है, और ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब चलो यहां पे मैच कराते हैं, अब चलो यहां पे मैच कराते हैं। लाइन पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हारा हो जाएगा दूसरा, लाइन चार्ज के लिए तुम्हारा हो जाएगा पहला, डाइपोल के लिए हो जाएगा तुम्हारा तीसरा। तो सही सीक्वेंस आएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। कितने लोग का है? 2 1 3 4। ऐसा क्यों? तो देखो इसका भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में ग्राफ उतने ही नीचे जाता जाएगा जितना इनवर्स में पावर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ आएगा लाइन चार्ज का, ये एक है लाइन चार्ज का, उसके बाद आएगा पॉइंट चार्ज का, फिर आएगा डाइपोल का, और चार्ज सीट का डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। बोलो एकदम जोरदार, मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया बताओ? 2 1 3 4, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 2 1 3 4। चले आगे सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल नीट 2019 का है बेटा, नीट 2019 का क्या कह रहा है सवाल देखिए। सवाल कह रहा 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। इफ आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, दोनों को डी डिस्टेंस पे रख दिया तो एफ फोर्स लग रहा है, एफ की वैल्यू लिख सकते हो तुम के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। इफ 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम ए इस ट्रांसफर टू बी, अगर यहां से 25% चार्ज निकाल दोगे, 25% मतलब q/4, q/4 चार्ज निकाल दोगे तो 3q/4 बचेगा। हाँ, और ये q/4 चार्ज उठा के इसको दो, तो पहले से कितना है माइनस क्यू, और इसमें दे दिया तुमने q/4, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा -3q/4। तो एक चार्ज ये बचा, एक चार्ज ये बचा, तो नया फोर्स दोनों के बीच में क्या आएगा? के 3 3 9 बटा 16, 9/16 q²/d²। क्लियर है क्या ये बात? तो साफ साफ यहां पे दिख रहा है के q²/d², के q²/d², एफ हो जाएगा 9/16 बाहर हो जाएगा, तो 9f/16। बढ़िया सवाल है, और कुछ ऐसा ही सवाल मैंने भी क्रिएटिविटी से बनाया था। सर राजस्थान में इंटरनेट की सुविधा की वजह से यूपी आके मैं आपका लेक्चर देख रहा हूं। भाई साहब बस रोना नहीं आया मुझे, बाकी सब कुछ आ गया। क्या लिख रहा है? कुछ और भी लिख रहा है, यूपी जाके लेक्चर देख रहा हूं, दिल्ली आ जाता। चलिए देख, नीट 2017, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus e and other is e plus delta e. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta e is the order of। ये क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो तुम्हारा माइनस ई है, प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा? तो टोटल चार्ज बचेगा ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, तो एक हाइड्रोजन एटम का चार्ज बचेगा डेल्टा ई, एक हाइड्रोजन एटम का चार्ज क्या बचेगा? डेल्टा ई। अब दोनों के बीच में फोर्स हमें लिखना है, तो दोनों के बीच में हम फोर्स लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला के डेल्टा ई का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? जी इनटू हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन ही तो है मेन, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो कैंसिल होगा, डेल्टा ई का होल स्क्वायर बराबर जी
mp का होल स्क्वायर बटा के। इसको जब सॉल्व करते हैं तो डेल्टा ई का ऑर्डर आ जाता है 10 टू द पावर -37। तो बेटा कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया है ना, कंसेप्ट समझ में आया कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई, तो टोटल चार्ज यहाँ पे डेल्टा ई बचेगा। तो दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लिखोगे तो प्रोटॉन मतलब एक सॉरी हाइड्रोजन एटम के बीच में फोर्स लिखोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो है, 10 टू द पावर -37 आंसर आएगा। क्लियर है क्या ये बात? हम्म, ठीक है, दूसरा सवाल सही है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, टू पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों पे क्यू चार्ज है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग पूछा और चार्ज क्यू दिया है तो क्यू को हम लिख सकते हैं एन, और एन हो जाएगा नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के बीच में फोर्स एफ दिया तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बटा ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब लगाओगे तो रूट बन जाएगा। क्या आंसर आएगा बोलो? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ बटा ई स्क्वायर। थर्ड आंसर आ रहा, थर्ड आंसर आ रहा। हिम कौन है? नीट का एग्जाम क्या इस बार इजी होगा? मोस्ट प्रोबब्ली 90% चांस है थोड़ा इजी होगा। नीट 2013 का सवाल देखिए क्या है। टू पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में सेपरेशन कितना है? आर है। नाउ द स्ट्रिंग आर rigidly clamped at half of the height, then equilibrium separation between the balls now becomes, जब इसकी हाइट y पे हिंज था, इसको जबरदस्ती फोर्सफुली y/2 हाइट पे हिंज कर दूं तो दोनों पिथ वॉल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है। दोनों पिथ वॉल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है। देखो बेटा, पहले केस में मान लो ये एंगल बन रहा थीटा, तो तुम डायरेक्टली ऐसे सवाल tan थीटा से शुरू करो। tan थीटा क्या होता है सर? Fe/mg। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बेसिस पर क्या लगेगा? दोनों का चार्ज अगर हम q मान लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा kq² बटा डिस्टेंस r² mg, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा r/2, बेस हो जाएगा आपका y, परपेंडिकुलर हो जाएगा r/2, बेस हो जाएगा आपका y, इज इक्वल टू kq² बटा r² mg। तो यहां से हमें r का रिलेशन चाहिए, हमें r ही तो पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम r² को यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r³ बटा 2y इज इक्वल टू kq² बटा mg। अब यही रिलेशन मैं इसके लिए लिखो यहां पे tan थीटा डैश मान के, तो क्या हो जाएगा रिलेशन? तो वहां हो जाएगा इसी सीक्वेंस में लिखो, तो r डैश का q होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस यहां पे r था, वहां पे r डैश है, ये 2, अब यहां पे डिस्टेंस क्या था? हाइट y, वहां पे y/2, तो यहां पे लिखेंगे y/2 इज इक्वल टू kq² mg, mg सेम ही है, चार्ज सेम ही है। अब इसको डिवाइड कर दो, जैसे बेटा यहां से डिवाइड करोगे, जैसे बेटा यहां से डिवाइड करोगे, kq² mg से kq² mg खत्म, y से y खत्म, 2 से ये 2 खत्म, तो क्या बचा सर? r³ बटा r डैश क्यूब इज इक्वल टू 1, तो r डैश क्यूब को यहां उठा के ले जाओ, r डैश क्यूब को यहां उठा के ले जाओ, क्यूब को इधर लाओगे तो r बटा क्यूब रूट ऑफ 2, r बटा क्यूब रूट ऑफ 2, चौथा जवाब आएगा, चौथा जवाब आएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ टू इक्वल चार्ज, दो इक्वल चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रखते हैं। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, देखो बेटा अगर ये चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो थर्ड चार्ज को बीच में रखोगे तो 4 0 लगेगा। मान लो टोटल डिस्टेंस है 2r, तो यहां पे बीच में रखोगे तो इस पर तो 4 0 लगेगा ही लगेगा। अब बोला है कि पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं सब पे 4 0 लगना चाहिए, तो इस पर तो 0 फोर्स लग ही रहा है क्योंकि बीच में रखा है तुमने। ये जितना फोर्स रिपल्सिव इस पे आगे लगाएगा वो इतना फोर्स इस पर रिपल्सिव पीछे लगाएगा, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 कर दो। तो इसके वजह से जब इस पर फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? kq² बटा 4r² क्योंकि डिस्टेंस 2r है। इसके वजह से इस पर फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? k कैपिटल Q स्मॉल q बटा ये डिस्टेंस हो जाएगा सिंपल r²। तो जब यहां पे आप देखो कि r² से r² कटेगा, k से k कटेगा, q² से q काटोगे तो यहां पे q बचेगा, तो स्मॉल q इज इक्वल टू आ गया q/4। तो क्या यहां पे आंसर में दूसरा टिक कर दूं q/4? नहीं, ये तो हमने बस मैग्नीट्यूड निकाला है। बुद्धि से देखोगे तो ये चार्ज पक्का निगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये प्लस q इसको रिपेल कर रहा है आगे की तरफ, तो ये अट्रैक्ट करेगा तभी 4 0 होगा। प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखिए बेटा, 1988 का सवाल है। पॉइंट चार्ज 4q माइनस q एंड प्लस 4q आर केप्ट ऑन द x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0। एक चार्ज x इज इक्वल टू 0 पे रखा है 4q, फिर रखा है x इज इक्वल टू a पे, मतलब a डिस्टेंस पे रखा है चार्ज माइनस q, और फिर रखा है आपका 4q 2a डिस्टेंस पर, मतलब यहां से 2a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a। देन ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, माइनस q स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस इन अ इक्विलिब्रियम। बताओ इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, एक बार सोचिए। क्या होगा बताइए प्लीज। तो देखो इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि 4 0 है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? अब पता नहीं तुम रीजन क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमको एक जोरदार रीजन बताता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जब तुमसे ना ये ना पूछे कि x में स्टेबल है अनस्टेबल है या y में स्टेबल है अनस्टेबल है, सिंपल पूछे कि बताओ, जनरल पूछ दे कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिना किसी डायरेक्शन के, तो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होता है।
तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आंसर सही है, आंसर सही है। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं एक, अब क्या पता तुम इसको पचा पाओगे कि नहीं पचा पाओगे, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं, कई लोग 1 दे रहे हैं, कई लोग कुछ भी दे रहे हैं। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ध्यान से सोचना। एब्सोल्यूट स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैट इज नॉट पॉसिबल। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैट इज नॉट पॉसिबल। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। कारण समझाता हूं, कारण समझाता हूं। देख बेटा, देख बेटा, ये 4q चार्ज है, ये तेरा 4q चार्ज है, यहां पे एक -q चार्ज रखा है। अगर मैं इस -q को y एक्सिस में ले जाता हूं, तो इस -q चार्ज पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा पॉजिटिव वाला, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसी -q चार्ज को, क्या किसको कह रहा हूं मैं, इसी -q चार्ज को अगर मैं इधर ले जाऊं, अगर मैं -q चार्ज को यहां ले जाऊं, एक्स एक्सिस में इसको मैं घुमाऊं, तो यहां रखने पर इस -q को ये बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है, और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए हुआ क्योंकि जैसे इस -q को इधर खींचोगे, ये अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले जाएगा, जैसे इस -q को थोड़ा इधर डिस्टर्ब करोगे, ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो -q क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसी -q को अगर मैं यहां ले जाऊं, तो सर इधर ले जाओगे कहीं भी, तो इससे पास होगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ये -q y एक्सिस में तो स्टेबल है, लेकिन x एक्सिस में क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल, सिंपल पूछूं कि बताओ ये चार्ज स्टेबल है क्या अनस्टेबल, तुम बोलोगे अनस्टेबल। कैसे, इधर ले जाओ खींच लेगा, इधर ले जाओ ये खींच लेगा, इधर टेढ़ा ले जाओ ये खींच लेगा, इधर ले जाओ ये खींच लेगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में स्टेबल है, उसके अलावा किधर भी ले जाओगे वो अनस्टेबल है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट क्या बनेगा, अनस्टेबल। जनरलाइज स्टेटमेंट क्या बनेगा, अनस्टेबल। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at a rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y. देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन y इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा QE, और डिस्टेंस चला है y, तो QE y आपका वर्क हो गया, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। QE y इज योर करेक्ट आंसर 1। QE y इज योर करेक्ट आंसर, QE y इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा, समझ आ रहा। नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल करके बताइए, बहुत ईजी है ये सवाल करके बताइए, बहुत ईजी है बेटा, सवाल करके बताइए, बहुत ईजी है। क्या है सवाल, क्या है सवाल, सवाल कह रहा द गिवन फिगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस। 1994 का सवाल है। यहां पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है और यहां पे भी पहुंच रहा है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज होगा। Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव चार्ज। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। जरा देखिए, बिल्कुल सही बेटा, थर्ड सी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। देखो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच रहा है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच रहा है। नेक्स्ट 2010 का सवाल है। अ स्क्वायर्ड सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। स्क्वायर्ड सरफेस ऑफ साइड L इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जैसे मान लो बोर्ड तुम्हारा पेपर है और इसी में एक स्क्वायर प्लेट रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया तुम्हारा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। फ्लक्स का फार्मूला होता है EA cos थीटा। बताओ cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में 90 का एंगल, cos 90 हो गया 0, फ्लक्स हो गया तुम्हारा 0। चौथा आंसर आएगा, क्या आएगा, चौथा आंसर आएगा। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये पढ़ो, तुम ही करो, बहुत ईजी सवाल है भाई साहब, इसको सवाल कराने की जरूरत नहीं है। सेम बोला है कि स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से परपेंडिकुलर हो गया। अब आधे में हो, पूरे में हो, फ्लक्स तो 0 ही पास करेगा। फ्लक्स क्या पास करेगा बेटा, 0 ही पास करेगा। समझ आ रहा, ज्यादा सवाल नहीं बेटा, कुछ सवाल है। सारे PYQ भी आपको अच्छे से करा दे, सारा थ्योरी भी समझा दिया, नया सवाल भी करा दिया, सारे PYQ भी करा दे। 2007 का सवाल है, देखिए। 3 पॉइंट चार्ज प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x0 y a और z0। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो चार्ज को कहां रखा है सर, चार्ज को रखा है y बराबर a पे, यहां रखा है चार्ज को। कौन से चार्ज को, Q चार्ज को। x0 y0 z0 पे माइनस 2Q चार्ज रखा, और xa y0 z0, अबे z तो सब में 0 है पगलैट, काहे z बना रहा। थर्ड चार्ज क्या है, Q कहां रखा है, x इज इक्वल टू a पे, यहां रखा। अब बोला इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मेरी बात सुनना। ये चार्ज तुम्हारा प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q 2Q है। माइनस 2Q को क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस Q एंड माइनस Q। माइनस Q एंड प्लस Q का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू ए, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू ए। इस दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम करेंगे, √2QA हो जाएगा XY प्लेन में। क्या होगा, √2QA along x डायरेक्शन नहीं, along y डायरेक्शन नहीं, √2QA along the line joining point x is equal to 0 y is equal to 0 z is equal to 0, x बराबर a y बराबर a z बराबर 0, QA along the line joining of x0 y0 z0 x a y a z0। दोनों ऑप्शन नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो यही होगा, क्योंकि देखो ये तो हो नहीं रहा, along x एक्सिस है नहीं, along y एक्सिस है नहीं, QA है नहीं, √2QA है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत है, पहला आंसर है। बाकी पढ़ने की जरूरत कहां है, एग्जाम में फालतू टाइम मत खराब किया करो, एग्जाम में फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Q पॉइंट है और डाइपोल मोमेंट P। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, ठीक है, Q पॉइंट का डिस्टेंस R है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज, Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन पे, KP बटा RQ, मतलब P के प्रोपोर्शनल और RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P के प्रोपोर्शनल और RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथा आंसर बनेगा, क्या बनेगा, चौथा आंसर बनेगा, चौथा आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखिए सवाल, नीट 2020 का सवाल है, जस्ट 2 साल पहले ये सवाल पूछा है, जरा ध्यान से पढ़ें। अ स्फेरिकल
conductor of radius 10 centimeter, spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge itna distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 centimeter from the center of the sphere? Center of the sphere से 15 सेंटीमीटर, स्फीयर के बाहर है के अंदर, स्फीयर का रेडियस 10 है तो बाहर ही हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिंपल पॉइंट चार्ज जैसा k की वैल्यू बोलो तो 9 into 10 to the power 9 दे दिया, चार्ज बोलो 3.2 into 10 to the power -7 दे दिया, डिस्टेंस बोलो 15 into 10 to the power -2, ऐसा यूनिट में लिखोगे तो जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बता दो। सब में 1.28 है तो पावर देख लो, बस पावर देख लो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। कई बच्चे कह रहे हैं 4, कई बच्चे कह रहे हैं 2। अरे भाई साहब इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, घनघोर बायोलॉजी। कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट मैंने यकीन में कराया था कल, और भी करा देंगे, पेपर बनाना पड़ेगा। जल्दी बताइए प्लीज। भाई साहब ये कितना बड़ा बकलोल है बे, इसको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, इतना घनघोर बायोलॉजी है, कहां से आया है? 1 दे रहा आंसर, 2 दे रहा, 4 दे रहा, 3 भी दे रहा। भाई साहब क्या उम्मीद से पढ़ने आया, क्यों पढ़ने आया बे? 3 भी आंसर आ रहा, 2 भी आंसर आ रहा, 1 भी आंसर आ रहा, कितना बेवकूफ है। 15 को मैं अगर 3 से कैंसिल करूँ तो 5 होगा, ये होगा 3। ध्यान से देखिए, ये 3 को 32 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूना 6, 9.6, 9.6 बटा 5 इंटू 10 to the power 9 और 10 to the power -7, 10 to the power -2 और नीचे है 10 to the power +2 और नीचे 10 to the power -2 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 4, ये हो जाएगा 10 to the power 4। 9.6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो एक्जेक्टली 1.28 आ जाएगा, डबल करूँगा तो 10 आएगा, तो 1.28 इंटू 10 to the power 4, 1 आंसर आ रहा। फिर आप कैसे 2 ला रहे हो? कई बच्चे 2 ला रहे हैं, क्यों क्यों 2 ला रहा? अच्छा आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर नहीं किया गया मैंने, आर पोटेंशियल थोड़ी ना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे ना इसका, ऑब्वियसली डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा, ये तो तुम खुद करो ना भाई साहब। तो स्क्वायर करोगे तो नीचे एक क्या होगा, 25 आ जाएगा नीचे, तो ये तुम्हारा होगा, इसको जब कैंसिल करोगे, 25 ले लो नीचे पहले, रुको, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू चार्ज क्या है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 225, 15 है ना, 15 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो ये 10 का पावर 2 और ऊपर जाएगा तो 10 का पावर बनेगा 6, 10 टू दी पावर 6, ये होगा 9 मल्टीप्लाई 3.2 बटा 225। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 10, 10 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 आएगा तो ये हो जाएगा 22.7, 322.5, तो ये लगभग हो जाएगा 22.5 और वो है तुम्हारा 3 आसपास मान लेते हैं, तो ये 1 ये 2 एक जीरो और पीछे ले जाए, एक जीरो और पीछे ले जाएंगे तो हम इसको 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 आंसर आएगा, वही आएगा आंसर। दूसरा वो कैलकुलेशन तुम खुद करो। तीसरा 10 to 6 नहीं आएगा ना भाई साहब, अरे यार ये है तुम्हारा 3 और ये है 9, तो ये हो गया तुम्हारा 27 और 9 दूना 18, 29.8, 9 दूना 18 के 8, 27, 28.8 लगभग आ जाएगा ये 28.8, ये होगा तुम्हारा 225 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब तुम एक काम करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो कि इसको 22 ले लो, जब इसको 22 लोगे तो मतलब बटा 10 इंटू 10 किया है तो 10 ये कटेगा, मतलब 10 बटा 10 कर दो तो ये 22.5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 टू दी पावर 5 बनेगा, तो दूसरा आंसर आ रहा है ना। मतलब कितना कमजोर गणित है यार तुम्हारा, ऐसे सवाल में अगर फैलेगा तो कैसे काम चलेगा? कैलकुलेटर उधर चचा जी ऐसे कैलकुलेटर लेके पीछे से कूद रहे होंगे क्या? देख ले, आराम से कर ले। चल नेक्स्ट देख, a thin conducting ring of radius capital R given to a charge plus q, इसको charge plus q दिया, the electric field at the center O of the ring due to the charge on a part a k b, ये रहा a, ये रहा k, ये b of the ring is E, इन तीनों पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, then the electric field at the center due to the charge on part a c db, अब मेरी बात सुन, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं मैं E2 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दिया E, दोनों का मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए, तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ E, E2 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 नहीं आएगा, E आएगा, डायरेक्शन किधर होगा, जिधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका था उसके अपोजिट इधर होगा, मतलब E होगा A के B की तरफ, E होगा along O के, along O से K की तरफ, ये K से O की तरफ नहीं, along O के, क्या लिखा है यार, along O के मतलब O से K की तरफ, K O नहीं, along O के, ठीक है, along O के, ठीक है बेटा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज, लैम्डा चार्ज डेंसिटी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा 2k लैम्डा बटा r रेडियस ए है। अब क्या करो k की वैल्यू रख दो, तो 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इज योर करेक्ट आंसर, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, देख लो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज प्लस q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, वन ऑफ इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे अगर q चार्ज रख दूंगा मैं
कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दूंगा तो कहां से फ्लक्स पूछा है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर पे रखोगे अगर चार्ज को तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब लगेंगे? ऐसे ऐसे कितने क्यूब लगेंगे? ऐसे ऐसे बेटा 8 क्यूब लगेगा। कितना क्यूब लगेगा? 8 क्यूब लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। इसका जवाब 3 दे रहा है। अरे कौन सा नशा करके कर रहे हो बे? कौन सा नशा करके सवाल सॉल्व कर रहे हो? सारे बच्चे जब 2 लिख रहे हैं तो उनका कॉपी करके कम से कम 2 लिख ले। 1 और 3 कथे कहेंगे है इनको ना। अगर मैं भी परीक्षा में बैठ जाऊं ना आगे और बोलूं कि भैया तू कॉपी करके मेरा लिख ले, तब भी ये टॉप आएंगे नीचे से। जब सारे बच्चे 2 लिख रहे हैं तो कम से कम उनको देख के 2 लिख ले। इतना भी शर्म नहीं आ रहा। 3, अरे 3 तब आता क्यूब से जब हम चार्ज को क्यूब के अंदर रखते हैं। एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देख इधर, चार्ज q is enclosed by the Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward flux will. अगर मैं किसी r रेडियस के स्फीयर के अंदर q चार्ज रख देता हूं तो उससे फ्लक्स पास करता है 5। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो कितने फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स इज नथिंग बट काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उतना ही रहेगा यार, रिमेन्स द सेम। थर्ड आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? रिमेन्स द सेम। थर्ड आंसर होगा। थर्ड आंसर होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए बेटा, अ हॉलो मेटल स्फीयर, सुन अच्छे समझना, हॉलो मेटल स्फीयर, नीट 2019 का सवाल है। हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is uniformly charged. Electric field due to the sphere at a distance r from the center. सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस। अरे भाई साहब, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहला गलत है। इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस, भाग बकलूल। 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r इज लेस देन कैपिटल r। हां, इसका रेडियस कैपिटल r है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक 0 रहेगा तब तक ये सरफेस तक नहीं पहुंचे। इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक 0 रहेगा जब तक ये सरफेस तक नहीं पहुंचा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r इज लेस देन कैपिटल r एंड डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r इज ग्रेटर देन कैपिटल। हां, जब बाहर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 parallel infinite line charge with linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in a free space. What is the electric field midway between the two line charge? Midway between the two line charge. देखो, प्लस चार्ज की वजह से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा। तो कई बच्चे जो 0 टिक कर देते हैं एकदम ही चोमू है। क्या होगा? तो पहले वाले का 2 के लैम्डा, दूसरे वाले का 2 के लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 4 के लैम्डा। और के की वैल्यू नीचे 4 रखोगे तो 4 से 4 कटता हुआ नजर आएगा, आंसर होगा 4। 4 से 4 कटता हुआ नजर आएगा, आंसर होगा 4। कौन दे रहा है 3 बे? रुपेश वर्मा कह रहे हैं 0। तू ही है वो चोमू जिसके लिए मैंने अभी कहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो बताओ। थर्ड दे रहे हैं बहुत बच्चे। थर्ड कैसे आई हो? थर्ड कैसे आई चलिए बताओ। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का ही, तो टोटल हो जाएगा 2 ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 2 के लैम्डा बाई आर। तो 2 इंटू 2 के लैम्डा बाई आर। मैंने तो सीधा ये लॉजिक लगाया, ये 2 2 4 और के की वैल्यू नीचे 4 आएगा, इसलिए चौथा, इसलिए चौथा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2010 का सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग spherical cell of radius r is e। अच्छा, then electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल जब लिखा हो ना तो हॉलो स्फीयर होता है। सेल मतलब हमेशा क्या लोगे? हॉलो स्फीयर लोगे। अब ये कह रहा कि 3r/2 मतलब बाहर में का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर में r/2 पे क्या होगा बे बकलोल? अब 0 बोल, अब 0 बोल, क्योंकि पॉइंट कहां है? अंदर में। क्योंकि पॉइंट कहां है? अंदर में। पॉइंट कहां है? अंदर में। समझ आ रहा? पॉइंट कहां है? अंदर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. Hollow insulated conducting sphere given a charge 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if the radius is 2 meter? 0, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज सरफेस पे होगा, तो सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब बता रहे 1। अरे कहां से 1 आएगा यार? तो पहले सवाल का 1 तो नहीं बता रहा। अच्छा चल ठीक है, पहले सवाल का 1 बता रहा। पहले सवाल का 1 बता रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा? समझ आ रहा? क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में जाने से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में जाने से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए वो मैंने इस पीडीएफ के साथ शॉर्ट नोट्स में पहले अटैच कर दिया है। वो सारी चीज पढ़ लीजिए। बाकी मैंने भी जितना सवाल कराया है वो कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट से जो भी सवाल पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सेक्शन में आप जरूर कर लेंगे। कोई खास बात यहां पे नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत 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 तगड़ा सवाल पूछ लिया, वैसा सवाल छोड़ने के लिए पूछा जाता है, उसमें फंसना नहीं है। याद रखिएगा, सवाल हमेशा सॉल्व करने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, सवाल छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। रुक जा। तो बोले समाज तक तुम सवाल छोड़ते आए, आज तक तुम्हारा हुआ नहीं। अबे वो सवाल छोड़ना है जो एग्जामिनर ने छोड़ने के लिए बनाया है। 1-2 सवाल ऐसे जरूर होते हैं जहां पे एग्जामिनर उसको इसलिए फॉर्म करता है कि आप उस सवाल को अटेम्प्ट करें, अपना टाइम खराब करें और 10 मिनट बाद आपको समझ आए कि आपसे ये नहीं हो रहा। तो 10 मिनट ही आपके जीवन का निर्णायक क्षण होता है। समझ में आया नहीं है? तो याद रखिएगा। सर ये कैसे पता चलता है सर कि कौन सा सवाल करना है और कौन सा छोड़ना है? सर यही तो नहीं पता चल रहा है हमको। इसी को बेटा कहते हैं अपनी औकात का अंदाजा, इसी को कहते हैं अपने औकात का पता होना। अबे साल भर तुम पढ़ रहे हो, तुमने इतना प्रैक्टिस किया, आज भी तुम्हें अपने औकात का पता नहीं है कि कौन सा सवाल तुमने किया हुआ है, किस तरह के सवाल तुमने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, किस तरह के सवाल टेस्ट में आए हैं और तुमसे सवाल हो जा रहे हैं या सवाल नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं पता चल रहा ना तो तूने पढ़ा ही नहीं फिर ढंग से, तूने प्रैक्टिस किया ही नहीं है ढंग से। अगर तुम्हें आज भी ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये सवाल देख के पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं, एग्जाम में बैठ के सवाल देख के तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा ये वाला तो अपना ही नहीं, मुझे गाली दे लेना, ये मास्टर ने कराई नहीं,
मुझे बोल देना, अपने आप पे मत लेना, कोई दोष आरोपण अपने आप पे मत करना, एग्जाम में बैठ के मुझे गाली दे लेना, हिमांशु ने पढ़ाया ही नहीं, क्या पढ़ाता है, ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, फिर उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाना, लेकिन सर्कल करके आगे बढ़ जाना, पंगा मत लेना, इगोइस्टिक मत बनना। कोई भी ऐसा सवाल तुम्हें दिख रहा है कि तुमसे नहीं होने वाला है, उसको वहीं पे छोड़ दो। अब सुन, 50 में से 40 सवाल वही होंगे जो हमने क्लास में आपको पढ़ाया है, एक्जैक्टली। अब नालायक तो तू भी बहुत बहुत ज्यादा है, जो पढ़ाया है उसी को देख के कहते हैं मैं नहीं पढ़ाया, तोड़ दूंगा, क्या सब कुछ तोड़ दूंगा, ज्यादा बकलोली किया तो। 40 सवाल 42 सवाल वही होंगे जो क्लास में एज इट इज कराया है, बाकी 8 सवाल वो होंगे जिसके लेवल हाई होंगे या लैंग्वेज टफ होगा, बाकी 42 सवाल वही होगा जो क्लास में कराया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छे से पढ़िए, और चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, आंख बंद करके पढ़, बहुत मेहनत किया है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मतलब, पढ़ते रहो, बस पेपर देते रहो, चीजें सीखते रहो, पढ़ते रहो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, आइसोलेटेड रहने की कोशिश करो, ज्यादा दोस्तों से बात मत करो, किसी से ज्यादा मतलब मत रखो, घर वालों से मतलब मत रखो, काम भर पढ़ो, रेस्ट करो, अच्छा खाना खाओ, पढ़ो, सीखो, पेपर दो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? चलो, जय हिंद जय भारत, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे करते हैं अपन द एंड, आपको मैंने करा दिया टोटल 33 सवाल, और आपको सारे मैंने थ्योरी भी बता दिया, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।